साल था 1857। पुरानी दिल्ली के गालिब मोहल्ले के बाहर सैकड़ों सिख सैनिक तैनात थे। ये सैनिक अंग्रेजों की फौज से गालिब के मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे थे। यही कारण था कि एक तरफ जहां पूरी दिल्ली में जबरदस्त कत्ले आम मचा था, वहीं दूसरी तरफ मिर्जा गालिब के मोहल्ले में पूरी तरह से शांति थी। इन सैनिकों को सख्त आदेश मिले थे कि उस गली में किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये फौजी तैनात किए थे पटियाला रियासत के राजा ने, लेकिन इन्हें मिर्जा गालिब की सुरक्षा में तैनात नहीं किया गया था। इन्हें तो तैनात किया गया था एक तवायफ की खास दरख्वास्त पर। कहते हैं कि वो पटियाला के महाराजा की इतनी खास थी कि उसके कहने पर महाराजा ने अपनी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उस मोहल्ले को बचाने में लगा दिया जहां उसका घर था। संयोग से गालिब की हवेली भी इसी मोहल्ले में थी, इसलिए वो भी बच गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटियाला की इसी सेना के बहुत से फौजी अंग्रेजों के साथ मिलकर दिल्ली में भयानक खून खराबा कर रहे थे। यानी कि एक तरफ जिस सेना को एक तवायफ की रक्षा करनी थी, उसी सेना को दिल्ली की जनता का कत्लेआम करना था। अपनी सेना को ये दोहरा फरमान सुनाने वाले राजा थे महाराजा नरेंद्र सिंह। कहते हैं कि नरेंद्र सिंह की सेना ने 1857 की क्रांति को कुचलकर दिल्ली फतह करने में अंग्रेजों की खूब मदद की। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। साल 1845 में जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तब नरेंद्र सिंह ने अपनी ही सिख कौम के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। दुश्मन चाहे अपने हो या बेगाने, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का ही साथ दिया। इसीलिए ऑर्डर ऑफ स्टार के साथ ही अंग्रेजों ने इन्हें फर्जन खास से दीवाने इंग्लिशा के टाइटल से नवाजा, जिसका मतलब था स्पेशल फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स के ये स्पेशल फ्रेंड्स कितने ज्यादा स्पेशल हो गए, इसकी एक कहानी आपको और सुनाते हैं। ये साल था 1925 का। हीरे जवाहरातों को तराशने वाली एक कंपनी कार्टियर पेरिस के शोरूम में अचानक कुछ सिख वॉरियर्स पहुंचते हैं। इनके हाथों में तलवारें थी और सिर पर पगड़ियां। ये बताते हैं कि पटियाला के महाराजा अपने लिए एक खास नेकलेस बनवाना चाहते हैं। उनके बुलावे पर अगले दिन कंपनी एक सेल्समैन को होटल क्लेरिज में भेजती है। ये पेरिस का सबसे आलीशान होटल था, जहां होटल के एक शानदार स्वीट में खुद महाराजा उसका इंतजार कर रहे थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही महाराजा उसे सामने रखा बड़ा सा लकड़ी का बक्सा खोलने के लिए कहते हैं। इस बक्से में अखबार के टुकड़े भरे पड़े थे, जिन्हें देखकर पहले तो सेल्समैन को अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक अखबार को उठाया, उसमें से एक बड़ा सा हीरा जमीन पर आ गिरा। ये पीले रंग का डिबियर्स डायमंड था, जो गोल्फ बॉल जितना बड़ा था। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हीरा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसे देखकर सेल्समैन हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस बक्से में करोड़ों रुपए के मोती, पन्ने, नीलम और रूबी जैसे दूसरे स्टोन भी भरे पड़े थे। लेकिन महाराजा बिना किसी हिसाब किताब के वो बक्सा सेल्समैन को दे देते हैं, और यहीं से बनना शुरू होता है दुनिया का सबसे कीमती हार। कार्टियर के 200 कर्मचारी दिन रात हीरे मोतियों को तराशने में जुट जाते हैं, और करीब 3 सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद वो बनाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पटियाला नेकलेस, जिसकी कीमत थी 2.5 अरब रुपए। ये हार बनाया गया था पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह के लिए। वो महाराजा जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके पास 200 से भी ज्यादा गाड़ियां और 300 से भी ज्यादा रानियां थी। बहुत ही फेमस पटियाला पैक को भी उन्होंने ही इजाद किया था। वो नरेंद्र सिंह के पोते थे। महाराजा नरेंद्र सिंह उनके दादा थे, और उन्होंने यानी कि नरेंद्र सिंह ने 300 एकड़ में 1200 कमरों का जो शानदार महल बनवाया था, भूपिंदर सिंह उसी में रहा करते थे। कहते हैं कि ये भारत का सबसे शानदार पैलेस था,
जिसके बाथरूम भी किसी आलीशान स्वीट से कम नहीं थे। हजारों एकड़ जमीन, बेशकीमती हीरे जवाहरात, किला मुबारक, आलीशान महल और कोठियां। पटियाला के राजाओं की ये बेशुमार दौलत विरासत में मिली उनके वंशज कैप्टन अमरिंदर सिंह को। लेकिन सवाल यह आता है कि पटियाला कोई बहुत बड़ी रियासत तो थी नहीं। जयपुर, मारवाड़, जोधपुर, हैदराबाद, इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो ऐसी कई रियासतें थी जो पटियाला से कई गुना ज्यादा बड़ी थी और उनका रेवेन्यू भी काफी ज्यादा था। लेकिन फिर पटियाला के राजाओं के पास ऐशो आराम के लिए इतनी दौलत आखिर आई तो आई कहां से? कैसे पटियाला रियासत बना और कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके राजा बने? इस रियासत का असल इतिहास जानने के लिए हमें चलना होगा पटियाला से करीब 800 किलोमीटर दूर जैसलमेर शहर की तरफ। एक तरफ जैसलमेर का रजवाड़ी कल्चर और दूसरी तरफ पटियाला का पंजाबी कल्चर। इन दोनों में भले ही जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन इतिहास बताता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसलमेर को बसाने वाले रावल जैसल के ही वंशज थे। कहते हैं कि सदियों पहले रावल जैसल के वंशजों में से एक फूल सिंह जैसलमेर से भटिंडा आकर बस गए थे। फूल सिंह के 7 बच्चे थे। इन्हीं में से एक थे राम सिंह। राम सिंह को खुद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अमृत चखाया था और तभी से ये राजपूत से सिख बन गए। साल 1695 में बाबा राम सिंह के घर एक बेटे आला सिंह का जन्म होता है और यही आला सिंह आगे चलकर पटियाला के पहले महाराजा बनते हैं। हुआ यूं कि साल 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख सेना कई टुकड़ों में बंट गई थी, जिन्हें सिख मिसलें कहा जाता था। बाबा आला सिंह की मिसल को फूलकिया मिसल कहते थे। अब अलग अलग मिसलें अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रही थी और अपना विस्तार कर रही थी। इसी कड़ी में बाबा आला सिंह 23 गांवों पर कब्जा कर लेते हैं और बरनाला को अपनी राजधानी बना लेते हैं। साल 1731 में वो दल खालसा की मदद से पट्टी मिसल को भी जीत लेते हैं। साल 1753 में उन्होंने इसी पट्टी मिसल में एक कच्ची गढ़ी बनाई, जिसे हम मड फोर्ट भी कहते हैं। इसी फोर्ट को पट्टियाला कहा जाने लगा। पट्टियाला यानी आला की जमीन या आला की पट्टी, और इसी से इस शहर का नाम पड़ा पटियाला। कहते हैं कि जब बाबा आला सिंह ने इस पट्टियाला का निर्माण किया था, तब वे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ज्वाला माता मंदिर से एक जोत लेकर आए और उसे इस कच्ची गढ़ी में स्थापित किया। बाद में कच्ची गढ़ी की जगह पर पटियाला का मशहूर किला मुबारक बना, जिसमें ज्वाला माँ की ये अमर ज्योति आज भी जल रही है। 250 सालों से जल रही इस ज्योति को पटियाला का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इस तरह भारत के नक्शे पर पटियाला रियासत का उदय होता है। ये रियासत तो बन गई थी, लेकिन दुश्मनों से इसे बचाना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि पटियाला की ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखी जाए तो ये पता चलता है कि ये भारत में उत्तर की तरफ था और इसी तरफ से अफगानिस्तान के लुटेरे और लड़ाकू कबीले भारत पर हमला किया करते थे। इसीलिए पटियाला की सुरक्षा बाबा आला सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसके लिए उन्होंने वो किया जिसे इतिहास कभी भी सही नहीं ठहराएगा। दरअसल हुआ ये कि 7 साल बाद यानी कि साल 1760 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला करता है। वैसे तो अब्दाली भारत पर पहले भी हमला कर चुका था, लेकिन इस बार का हमला एक बड़ी जंग में तब्दील होने वाला था, जो इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से दर्ज है। साल 1761 में मराठा पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली की सेना पानीपत में जंग लड़ती है। अब यहाँ पर बाबा आला सिंह एक डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं। हुआ ये कि उन्होंने मराठों की मदद के लिए उन्हें रसद पहुंचाई, लेकिन साथ ही अब्दाली की सेना को भी रसद पहुंचाकर उसकी भी मदद की। उन्होंने दोनों पक्षों को खुश रखने की कोशिश की। यही कारण था कि जब हार कर मराठों ने पटियाला में शरण ली, तो भी अब्दाली ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब्दाली की मदद करने के कारण सिख मिसलों में ये बात लगातार जाने लगी कि बाबा आला सिंह
पटियाला को बचाने के लिए सिख विरोधी काम कर रहे हैं। यही कारण था कि कई सिख मिसलों के सरदार बाबा आला सिंह पर हमला करना चाहते थे। हालांकि उस वक्त जस्सा सिंह आलूवालिया, जो एक बहुत बड़ी सिख मिसल के सरदार थे, उन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि बाबा आला सिंह की अपनी मजबूरियां हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो पटियाला खतरे में आ जाता। इस तरह से जस्सा सिंह ने सिखों को आपस में भिड़ने से तो रोक लिया, लेकिन उनकी ये भलाई उनकी भूल साबित हुई। हुआ यूं कि साल 1762 में अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर दोबारा हमला करता है और यहाँ पर जबरदस्त कत्लेआम मचाता है। कहते हैं कि उसने सिखों का इस कदर कत्लेआम किया कि आधी सिख कौम को ही उसने खत्म कर डाला। ये वो वक्त था जब सिखों को आला सिंह की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आला सिंह तब भी चुप रहे। इसी वजह से उन्हें दल खालसा से भी बाहर कर दिया गया। अब एक तरफ सिख उनसे खफा थे, लेकिन अब्दाली उनसे बहुत खुश था। इसलिए साल 1764 में अहमद शाह अब्दाली बाबा आला सिंह को पटियाला के महाराजा की उपाधि भी देता है। अपने कौम से दुश्मनी और दुश्मनों से दोस्ती, बाबा आला सिंह के इस रिवाज को उनके वंशजों ने भी निभाया। वो ऐसे कि साल 1766 में अब्दाली की मौत के कई दशकों बाद पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का दबदबा बढ़ने लगता है। एक के बाद एक वो अलग अलग मिसलों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करते गए। उन्होंने मुल्तान से लेकर तिब्बत के बॉर्डर और पेशावर से लेकर कांगड़ा तक अपना राज्य फैला लिया था। यही कारण था कि पटियाला, नाभा, जिंद और कपूरथला जैसी कई रियासतों को ये डर लगने लगा कि कहीं महाराजा रणजीत सिंह उन्हें भी अपने राज्य में ना मिला ले। इसीलिए वो पहुंचे देश के दुश्मनों यानी कि अंग्रेजों के पास। ये वो दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट भी भारत पर हमला करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों को ये डर था कि महाराजा रणजीत सिंह कहीं फ्रेंच या रशियन लोगों से संधि न कर लें। इसलिए साल 1809 में अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला और फरीदकोट आदि रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आने लगी। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसे माना और ये वादा किया कि सतलुज नदी को बॉर्डर माना जाएगा और सतलुज के दूसरी तरफ जो हिस्सा है वो उस पर हमला नहीं करेंगे। इस तरह पटियाला रियासत के राजा अपनी मर्जी से अंग्रेजों के गुलाम बन गए। इस दोस्ती या कहे कि गुलामी को पटियाला ने निभाया भी बखूबी। हुआ यूं कि साल 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया गया, तब बहुत से अंग्रेजों ने पटियाला में ही शरण ली थी। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने न सिर्फ उन्हें शरण दी, बल्कि क्रांति को कुचलने में भी उनका पूरा साथ दिया। अंग्रेजों ने पटियाला की फौज के साथ मिलकर दिल्ली पर अटैक कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त कत्लेआम हुआ और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की इस फतेह के बाद अंग्रेज पटियाला पर इतने मेहरबान हो गए कि वो यहाँ के राजाओं की मनमानियों को अनदेखा करने लगे। वो ऐसे कि जब साल 1870 में महाराजा राजेंद्र सिंह राजा बने तो उन्होंने अपनी लाइफ को रॉयल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने करोड़ों रुपए की आलीशान कोठियां बनवाई। पटियाला की गर्मी पसंद नहीं थी तो शिमला के पास झैल को डेवलप करवाकर उसे पटियाला की समर कैपिटल बना लिया। वो पहले भारतीय थे जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी थी। उन्होंने विदेश से खास तौर पर अपने लिए डीडियोन कार मंगवाई थी। क्रिकेट का काफी शौक था तो झैल में ही एक पहाड़ी को काटकर क्रिकेट ग्राउंड बनवा दिया, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड था। खबरें तो ये भी आती है कि महाराजा राजेंद्र सिंह और लॉर्ड कर्जन की पत्नी का अफेयर था। शिमला में वो जहां मिलते थे उसे स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये सच नहीं था, लेकिन ये सच जरूर था कि उनकी शानो शौकत का कोई सानी नहीं था। साल 1900 में उनके देहांत के बाद उनके बेटे भूपिंदर सिंह राजगद्दी पर बैठे। कहते हैं कि भूपिंदर सिंह ऐशो आराम के मामले में अपने पिता से भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने खास तौर पर अपने लिए एक प्राइवेट प्लेन खरीदा था।
यानी कि पिता के पास भारत की पहली कार थी और बेटे के पास पहला प्लेन। कहते हैं कि जब वो लंदन, पेरिस या किसी भी दूसरे देश में जाते तो वहां के महंगे से महंगे होटल में न सिर्फ ठहरते बल्कि पूरा होटल ही बुक कर लेते थे। उनकी शान और शौकत इतनी बेमिसाल थी कि उन्होंने 2.5 अरब के पटियाला नेकलेस के साथ ही 120 कड़े, कंठे, हार और बाजूबंद भी बनवाए थे जो कि बेशकीमती हीरे मोतियों से बने थे। उनके पास चांदी की शानदार बग्गी और दुनिया का सबसे बड़ा मेडल कलेक्शन भी था। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में बताया गया है कि महाराजा भूपिंदर सिंह ने 10 बार शादियां की थी और उनके हरम में 300 से भी ज्यादा उपरानियां थी। ये सभी एक से बढ़कर एक सुंदर थी और इनमें से कुछ विदेशी भी थी, जिनसे कुल मिलाकर महाराजा ने 88 बच्चे पैदा किए थे। महाराजा की शान और शौकत ऐसी कि वो सोने के कप में चाय पीते थे जिसे चांदी की ट्रे में परोसा जाता था। लेकिन इतिहास बताता है कि उनके इस ऐशो आराम और शौक की कीमत चुका रही थी पटियाला की जनता। वो ऐसे कि पटियाला एक उपजाऊ इलाका था, इसलिए यहाँ के लोगों को खेतीबाड़ी के जरिए अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन उन्हें आधा पैसा तो टैक्स के नाम पर राजा को ही देना होता था। और इस पैसे से वहाँ के राजा जनता का डेवलपमेंट नहीं करते बल्कि उसे अपने ऐशो आराम पर खर्च किया करते थे। जिस पैसे से पटियाला में स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बनाई जानी थी, उसे तो पटियाला के राजा अपनी शान और शौकत पर खर्च कर रहे थे। महाराजा भूपिंदर सिंह ने तो पटियाला का पैसा इस कदर बर्बाद किया कि जनता बेहाल हो गई। उन दिनों पटियाला के हालातों पर पटियाला रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया था कि कैसे पटियाला के राजा वहां की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी मनमानियों को देखकर एक बार तो अंग्रेज भी उन्हें गद्दी से हटाने का फैसला ले चुके थे, लेकिन पुरानी यारी के चलते वो ऐसा नहीं कर सके। खैर, भूपिंदर सिंह ने कुछ खेलों को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया था। वो बीसीसीआई के फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने ही रणजी ट्रॉफी की शुरुआत के लिए पैसा दिया था। आपने गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें भी भूपिंदर सिंह ने ही स्पॉन्सर किया था। हिटलर से उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हिटलर ने खुद उन्हें एक मैम्बेक कार गिफ्ट की थी, लेकिन फिर भी पटियाला की जनता के लिए वो एक अच्छे राजा साबित नहीं हो सके। खैर, उनके बाद महाराजा बने उनके बेटे यादविंदर सिंह अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। वो काफी समझदार थे और साधारण जीवन जीते थे। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने पिता की तुलना में साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भी ठाठ बाट कुछ कम नहीं थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो सुबह की चाय के साथ जो बिस्किट खाते थे, उसे लंदन की कंपनी हर महीने में 2 बार स्पेशल जेट से भेजा करती थी। उनकी रानियों के कपड़ों से लेकर उनके स्टाइलिश तक विदेशों से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐशो आराम के साथ साथ जनता का भी ख्याल रखा। उन्होंने यादविंदर पब्लिक स्कूल बनाने के लिए अपना महल डोनेट कर दिया। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने 2000 एकड़ का एक फार्म, अपने कई महल और कोठियां दान की थी। कहते हैं कि साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे। ये वो समय था जब भोपाल के नवाब भारत के दूसरे राजाओं को भारत में शामिल होने से रोक रहे थे। तब यादविंदर सिंह भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा संभव नहीं हो सका तो पाकिस्तान में जाने की जिद करने की बजाय वो भारत में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, महाराजा सादुल सिंह के साथ मिलकर यादविंदर सिंह ने दूसरे राजाओं को भी भारत में आने के लिए राजी किया। इसीलिए उन्हें आगे चलकर भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को में डेलीगेट बनाया गया। साल 1970 में उनका हेग में निधन हो गया और उनके बाद राजा बने उनके बेटे अमरिंदर सिंह। लेकिन अब राज्य और रजवाड़े तो रहे नहीं और रहा सहा अरबों का पटियाला नेकलेस भी चोरी हो चुका था। इसलिए अमरिंदर सिंह और उनकी मां मोहिंदर कौर ने राजनीति का रुख किया। इतिहास बताता है कि साल 1965 में अमरिंदर सिंह इंडियन आर्मी को रीजॉइन करते हैं। वो सिख रेजिमेंट के कैप्टन बनते हैं। आर्मी में शामिल होने के कारण ही उनके नाम के आगे कैप्टन लगाया जाने लगा।
लेकिन जब 1965 की जंग के बाद वो आर्मी से रिजाइन करते हैं तो अपने खास दोस्त राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और अकाली दल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। कुल जमा 2 बार वो पंजाब के सीएम भी रहे और आज उन्हें पंजाब की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में झांक कर अगर देखा जाए तो उनके पुरखों ने जो किया उसे सही तो किसी भी कीमत पर नहीं ठहराया जा सकता। दुख की बात तो ये है कि अब्दाली और अंग्रेजों की दोस्ती के लिए पटियाला के राजे महाराजे अपनी ही कौम के दुश्मन बन बैठे। इतिहास की ये सच्चाई कड़वी तो लगती है, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। खैर, इतिहास की ऐसी ही सच्ची कहानियां आप और भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने सुझाव हमें इस मेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। जाने से पहले हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। वीडियो के रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।